जहां भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे भरोसा जताया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव होने हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी झारखंड में प्रचार प्रसार करेंगे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। और हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, एक बार फिर जो है भरोसा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर आलाकमान ने जाहिर किया है। झारखंड के लिए क्या जिम्मेदारी उन्हें दी गई है? देखिए दीपा, जिस तरह से हरियाणा चुनाव में जिन जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था वो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। और योगी आदित्यनाथ की जो मांग है वो पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ ज्यादा ही। अगर झारखंड की बात करें, झारखंड का जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है, दुमका की बात कर लें या फिर देवघर की, लोहियाबाद की, कतरासगढ़ की, धनबाद की, इन सब जगहों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो लोग हैं वो ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जो वहाँ पर बस गए हैं अब। तो उनके अंदर योगी का एक बहुत बड़ा क्रेज है और फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में योगी को उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड की भी जिम्मेदारी दी गई और महाराष्ट्र की भी जिम्मेदारी दी गई है। दोनों जगहों पर योगी आदित्यनाथ की कई जनसभाएं होंगी। प्रत्याशियों के पक्ष में वो प्रचार करते हुए दिखाई देंगे और ऐसा माना जा रहा है कि उनकी सभाएं होती हैं उनमें भीड़ की जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो निश्चित रूप से योगी को देखने के लिए, योगी सुनने के लिए जो जिन जिन क्षेत्रों में उनका जो है प्रचार तय किया गया उन क्षेत्रों में लोग आएंगे और उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ेगा इस विधानसभा चुनाव में। जी, अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी जिम्मेदारी दी गई है, आखिर वजह क्या है कि उन्हें भी मुख्यमंत्री के साथ स्टार प्रचारक की भूमिका निभानी पड़ेगी? देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि झारखंड में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो जाति बाहुल्य क्षेत्र हैं। जैसे अगर हम बात करें तो केशव मौर्य पिछड़ी जाति उत्तर प्रदेश में कोरी समाज से आते हैं। और अगर हम देखें तो हजारीबाग की अगर बात करें या फिर कोडमार की बात करें, गोमू की बात करें, ये सब क्षेत्र जो है वो इनकी जाति विशेष जिले जो हैं वो जाति विशेष से भरे पड़े हैं। तो निश्चित रूप से जो जातिगत फैक्टर उसको साधने के लिए केशव प्रसाद मौर्य और अन्य जो लोग हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अगर हम पिछले चुनावों का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से हिंदुत्व की बात की और कटोगे तो बटोगे, ये आज ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसी लेवल पे, उसी हिसाब से, उसी आक्रामक अंदाज से झारखंड का प्रभारी वरिष्ठ उनको दिया गया है। जी, आप बने रहिए प्रदीप हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। और बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर उपचुनाव होना है 9 सीटों पर और उसी को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। उपचुनाव वाली सभी सीटों पर समन्वय समिति बनाई गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने समन्वय समिति का गठन किया है और हर सीट पर 6 से 8 पदाधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया है। समिति में राष्ट्रीय सचिवों को प्रभारी बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर लगातार कांग्रेस उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और इसी को लेकर समन्वय समितियों का गठन किया गया है प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रदीप, जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस तैयारी कर रही है, इससे पहले हमने देखा था कि सपा ने कहा था कि चाहे गठबंधन का प्रत्याशी ही क्यों ना हो लेकिन वो चुनाव सिंबल साइकिल से ही लड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस का चुनाव प्रचार की तैयारियों में किस तरह के योगदान देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात करें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सिर्फ अजय राय की अगर बात करें तो अजय राय ने जब से अध्यक्ष पद लिया है कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम उत्तर प्रदेश में शुरू किया उन्होंने। और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली है, खैर और गाजियाबाद की, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार भी करीब करीब घोषित कर दिया है। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में वो कोलैबोरेशन में है, उनका जो है समर्थन प्राप्त है समाजवादी पार्टी को, तो वो
सिर्फ एक सीट ही नहीं, 2 सीटें नहीं, बल्कि जितनी सीटें हैं 9 सीटें जहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, सभी जगह उन्होंने अपनी एक कमेटी तैयार की है। जो कमेटी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर जाएगा और जो वर्तमान में चुनाव का परिवेश है उसके माहौल को बनाएगा और चुनाव में समाजवादी पार्टी की मदद करेगा। और जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को छोड़ रखा है कि मतलब यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी उतारे जाएंगे, उन जगहों पर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी अपनी एक समिति जो है वो तैयार कर रखी है कि किस तरह से इस सीट को निकाला जाए। अगर हम बात करें तो बसपा छोड़ दें, बसपा की बात अगर ना करें तो ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इनकी बढ़त मिली थी उस स्तर पे आना चाहते हैं और उसी स्तर पे जो है चुनाव को जीतने की कवायद इन लोगों ने है जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन अब 23 तारीख का जो समय होगा वो पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में जो है किसको समर्थन मिला है, जनता ने किसको सड़क पर बिठाया है। जी, ये जो समितियां हैं किस तरीके से इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, इनका मेन एजेंडा क्या है, किस तरह से प्रचार प्रसार ये 9 सीटों पर करेंगे? देखिए, इनका जो प्रमुख एजेंडा है वो ये होगा कि जो भी प्रचार प्रसार करने वाली टीम है उनके साथ समन्वय, उसके अलावा जो कार्यालय प्रभारी है, जो चुनाव में कार्यालय प्रभारी बनाया जाता है, वो दिन भर का लेखा जोखा बताएगा कि इस क्षेत्र में कहाँ पे क्या दिक्कत है। ये समितियां वहां पर जाएंगी, कुछ कांग्रेसी लोगों को इकट्ठा करेंगी, समाजवादी पार्टी के लोगों को इकट्ठा करेंगी और उनको बताएंगे कि भाई हमारा मोटो एक ही है कि हम लोग किसी तरह जो है बीजेपी को हराने में लगे हुए हैं। तो ये अंदरूनी बातें हैं जो इन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजी तैयार की है। फिलहाल फील्ड में क्या होता है, मैंने एक उदाहरण दिया, फील्ड में क्या होता है ये आने वाला वक्त है वो उसमें भी पता चल जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, सीएम योगी गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर है। दूसरे दिन सीएम योगी ने सुबह गौ सेवा के बाद जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए और जनता दर्शन में आए फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याओं को सुनने के बाद विभागीय अधिकारियों को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। लेकिन सर कोई मनरेगा से संबंधित जो भुगतान है बिना बिल्डिंग बनाए ही भुगतान हो जा रहा है। मुझे बहुत खुशी इस बात की कि श्री रामू इसको देखेंगे देवरिया का मामला पहले मकान बना के तो उनको सब जाके गिराएंगे। देखिए तो कौन इनको परेशान कर रहा है, आगे बोल देंगे। कैबिनेट मंत्री असीम अरुण कन्नौज के टिडियापुर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने कागजों में बने आंगनबाड़ी केंद्र की जमीन का निरीक्षण किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि बिना काम भुगतान करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी लापरवाही बरते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ यहां पर गंभीर नजर आए मंत्री असीम अरुण। मनरेगा से संबंधित जो भुगतान है बिना बिल्डिंग बनाए ही भुगतान हो जा रहा है। मुझे बहुत खुशी इस बात की कि श्री रामू कठेरिया जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख कन्नौज, हमारे टिडियापुर के प्रधान और सभी प्रधान आज पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और उन्होंने इस बात को उजागर किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और आज मैं आया हूं, देख रहा हूं, गहनता से इसकी जांच की जा रही है, किंतु प्रथम दृष्टा जो भी जानकारी हुई है इस बिल्डिंग का पैसा ड्रॉ कर लिया गया है और बिल्डिंग यहाँ पे बनी नहीं है और जो बनाने की चेष्टा भी की जा रही है वो भी उसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है। खबर चित्रकूट से है, जहां 2 दिवसीय दौरे पर आए श्रम और सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को शासन की मंशा अनुसार विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को विद्युत, सड़क, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं में सुधार लाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने दीपावली मेले को सकुशल संपन्न कराने के व्यापक इंतजाम करने के निर्देश देते हुए कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। खाद के समय खाद बराबर मिलनी चाहिए, कोई किसी की प्रकार के कोई गुंडा गिर्दी नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से पूरी समीक्षा
नल जल कहाँ पानी मिलना है, क्या कमी है, रोड में कोई दिक्कत है तो रोड सही होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये दीपावली तक या दीपावली के पहले या थोड़ा बाद में गड्ढा मुक्त से रोड पूर्ण हो जाएं और कोई दिक्कत ना हो और हर तरीके से लाभ किसानों को मिलता रहे। और जो हमारे सभी किसान भाई बंधु उनको जो फरियादी हैं उनको भी सभी प्रकार का उनका काम करते रहें। रामपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्शन मोड पर नजर आ रही है। टीम ने अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर और बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसील टांडा में 2 अल्ट्रासाउंड सेंटरों को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि श्री साईं अल्ट्रासाउंड सेंटर के डॉक्टर के इस्तीफे देने के बाद इस अल्ट्रासाउंड संचालक अधिकारियों से अल्ट्रासाउंड सेंटर सील करने की गुहार लगा रहा था, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। आदेश के अनुपालन में इसको सील किया गया है आज। और दूसरा श्री साईं अल्ट्रासाउंड सेंटर है जिसके डॉक्टर ने रिजाइन कर दिया था, तो उस मशीन का मिसयूज ना हो इसलिए हमने उसको सील कर दिया। तो 2 सेंटर सील किए गए आज। हाँ, जिले में 2 हमने वाद दायर किए हैं जो नियम के अनुसार नहीं चलेगा, उस पर वाद दायर होंगे और लगातार टीमें हमारी कार्रवाई कर रही हैं जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। और एसडीएम और हमारे द्वारा ज्वाइंट एक टीम बना के इंस्पेक्शन और कार्रवाई की जा रही है। जालौन के माधोगढ़ में खाद्य विभाग की टीम एक्शन मोड पर है। टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करते हुए 400 किलो खोया जब्त कर गड्ढा खुदवा कर नष्ट कर दिया। टीम के अधिकारियों ने बताया कि खोया मध्य प्रदेश की सीमा से कानपुर के लिए सप्लाई किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पहुंची टीम ने खोया जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस मौके पर एसडीएम भी मौजूद रहे। केमिकल डाल देंगे जिससे 5 साल खराब। इसको इन्होंने माधवगढ़ बस स्टैंड पे रोका। पुलिस की सहायता से इसकी जांच की गई, जिसमें लगभग 400 किलो खोआ बरामद हुआ, जिसको थाने में लाया गया और इसका सैंपल किया गया। बाद में एक नौशाद नाम का एक व्यक्ति आया, उसने 70 किलो 2 बोरी लगभग उसने क्लेम किया कि मेरा है। में उसका सैंपल लेके उसको रिसीव करा दिया गया है। बाकी 370 किलो खोआ को उसका सैंपल लेके और इसको डिस्ट्रॉय करा दिया गया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे बरेली से खबर का, जहां थाना प्रेमनगर क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने एक युवक पर गंभीर आरोप लगाया है और एसएसपी कार्यालय में शिकायत की। आरोप है कि युवक ने उसे पहले प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ शादी की और बाद में उसकी अश्लील वीडियो बना दी और अब पैसे की डिमांड कर रहा है। तो ये पूरा मामला जो है वो बरेली से सामने आई है। और वहीं 25वीं सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित इस दौरान करेंगे मुख्यमंत्री। ये डबल स्टेप में देखिए दोनों खिलाड़ी अपने लक्ष्य को पीछे महसूस करते हुए, ये फिनिशिंग लाइन आपको दिख रही है। जो टीम का बाहर सबसे पहले इसको हिट करेगा वही स्वर्ण पदक जीतेगा। और जहां महसूस कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल और केरला बिल्कुल नेक टू नेक है। अंतिम कुछ 10 मीटर रह गए हैं और देखिए रेटिंग बढ़ा दी है इन्होंने जप्पू की। बहुत ही अच्छी रेस केरल की गर्ल्स को, ये किस्मत साथ नहीं दे रही है वेस्ट बंगाल की। और इस बीच में केरल महाराष्ट्र नाव सीधी हुई, टेढ़ी हुई, टेढ़ी हुई, सीधी हुई और इसके साथ ही स्वर्ण पदक जीत लिया है। और ये महाराष्ट्र की टीम लेन नंबर 1 में 4th हो गई है। बिल्कुल होल्ड होल्ड महाराष्ट्र होल्ड, महाराष्ट्र होल्ड, रुक जा भैया रुक जा, गई 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 गई।
शेर ही सवारी चल गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जीतना हारना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस प्रतियोगिता में भाग लेना। हम आप सबकी जानकारी बता दें कि इस प्रतियोगिता में ये बालिकाओं ने भाग लिया, ये सब 15 वर्ष से कम की बालिकाएं हैं और इस कम उम्र में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना एक अपने लिए गौरव की बात है। और आप सबको अवगत करा दें कि ये बच्चों के बड़े शौक था और आपको जान के खुशी हो कि मेघालय की टीम हमारी हिंदुस्तान की इस सब जूनियर प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने के लिए आई हुई है। हमारे जितने खिलाड़ी हैं उनको एक ललक थी, शौक था कि गोरखपुर में प्रतियोगिता हो रही है, पिछली बार खेलो इंडिया का, इस बार सब जूनियर हो रहा है, ये सब आए और सबसे ज्यादा सबको शौक था, ललक थी महाराज के दर्शन करने की, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का एक छवि जो पूरे हिंदुस्तान में खिलाड़ियों में बनी हुई है, खेल प्रेमी मुख्यमंत्री के रूप में, जिसको सब बच्चे आज भी दिलो जान से चाहते हैं। एक बार जोरदार ताली हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए। हमीरपुर में कंपोजिट विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका ने छात्रों के लिए आई सरकारी किताबों को कबाड़ में बेच दिया, जिसका फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। साथ ही सहायक अध्यापक ने मामले की शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी से की। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी सुमेरपुर को सौंपी, जिसके बाद जांच में जब प्रधानाध्यापिका को दोषी पाया गया तो उन्हें फौरी तौर पर निलंबित कर दिया गया। बदनपुर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें संबंधित जो हेडमास्टर हैं वो किताबों को बेचती हुई पाई गई थी वीडियो में। तो उसकी जांच कराई गई थी खंड शिक्षा अधिकारी सुमेरपुर द्वारा, जिसमें प्रथम दृष्टया वो दोषी पाई गई। संबंधित प्रधानाध्यापिका का निलंबन कर दिया गया है, उन्हें प्राथमिक विद्यालय पोथिया में संबद्ध कर दिया गया है। प्रकरण की जाँच खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को सौंपी गई है। तो ये मामला हमीरपुर का है, जहां पर एक इंचार्ज प्रधानाध्यापिका ने बच्चों की किताबें जो है वो रद्दी में बेच दी, कबाड़ में बेच दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसी की शिकायत जो है वो की गई बेसिक शिक्षा अधिकारी से, जिसके बाद इसकी जांच पड़ताल हुई। जब ये सही साबित हुआ तो उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया गया, यानी कि जो इंचार्ज प्रधानाध्यापिका थी जिन्होंने कबाड़ में पुस्तकें बेची थी उन्हें निलंबित कर दिया गया है और जांच इस पूरे मामले में की गई थी। सोशल मीडिया पर यह वायरल हुआ था। आपको बता दें कि सहायक अध्यापक द्वारा बीएसए को अवगत कराया गया था, इस पूरे मामले के बारे में शिकायत की थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई है, जांच की गई और फिर निलंबन की कार्रवाई हुई। और शीलू निषाद हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शीलू, जानकारी चाहेंगे कहां का ये पूरा मामला है, कब का प्रकरण सामने आया है? कि कंपोजिट विद्यालय है जहां पे प्रधानाध्यापक द्वारा छात्र छात्राओं की आई सरकारी किताबों को कबाड़ के भाव बेचने का सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद में खंड विकास अधिकारी जो सुमेरपुर को उनकी जांच को सौंप दी गई थी। उसके बाद में प्रधानाध्यापिका जो थी उनको निलंबित कर दिया गया हुआ है। जी, पूरा मामला सुमेरपुर का। यहाँ पर जो प्रधानाध्यापिका इंचार्ज थी उन्होंने आखिर वजह क्या सामने आ रही है कि इतनी बड़ी संख्या में किताबें जो हैं कबाड़ में बेच दी, और जब अगर किताबें अगर रहती भी हैं स्कूल में तो उन्हें क्या किया, उनका क्या किया जाता है? जब हम लोग प्रधानाध्यापक से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कबाड़ के तरीके रखी हुई थी, इसलिए उन्होंने पुरानी किताबें थी उसको बेच दी। इस चक्कर में वो पहली बार तो और जो लोग थे वो बचते हुए नजर आ रहे थे। जी, बहुत शुक्रिया शीलू जानकारी के लिए। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जगह जगह वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस ने 20 लाख रुपए की नकदी पकड़ी है, जो एक युवक अपने बैग में डालकर कहीं ले जा रहा था। युवक से जब पूछताछ की गई तो उसने किसी भी तरह का संतोषजनक जवाब नहीं दिया और ना ही नकदी का कोई ब्यौरा पुलिस को दिया गया, जिसके चलते पुलिस ने अपराधियों को अवगत कराकर 20 लाख रुपए की नकदी को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। मीरापुर विधानसभा उपनिर्वाचन के दृष्टिगत आज थाना मीरापुर क्षेत्र के मोंटी तिराहे पर
एफएसटी और मीरापुर पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति की तलाशी से उसके पास 20 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ पर उसके द्वारा कोई वैध प्रपत्र नहीं दिखाए गए। इस कारण से टीम के द्वारा उस कैश को सीज किया गया है और उससे पूछताछ पर उसका नाम ईशा सन ऑफ मुस्तफ़ा जो कि देवबंद का रहने वाला है बताया गया है। संबंधित विभाग को सूचित कर दिया गया है। आगे जो वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। कन्नौज के तिरवा कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर में घर में घुसकर चोरों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इसके साथ ही घर में सो रहे 2 भाइयों पर भी हमला किया। परिजनों ने अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कराया है और पुलिस इस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। रात्रि में एक लूट की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पे पुलिस बल पहुंचा है। इसमें जो पीड़ित है उसने बताया है कि जब रात्रि में ये सो रहे थे लगभग 2:30-3 बजे के करीब इनको कुछ आवाज़ आना प्रतीत हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए ये अपनी छत की तरफ जा रहे थे तो सीढ़ी पे ही पीछे से किसी ने इनके सर पे तेज वार किया है और अपने बचाव में ये भागते हुए छत पे गए हैं और बगल के घर में जाके छुपे हैं। और एक व्यक्ति फिर वापस जिस घर में ये छुपे हुए थे उसके गेट से आके करीब 4-5 मिनट तक इनको गाली गलौज किया है और बाहर निकलने के लिए कह रहा है। इनके घर पे एक और इनका कजिन था जिसके भी सर पे